नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4, 5 और 6 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं 4 और 5 को ये डिस्कशन आपके लिए नहीं ला पाया था, तो आज हम सभी को कंपाइल करके एक साथ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और आज स्टार्टिंग में ही मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी मांग लेता हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसी कारण आवाज़ उतनी शायद अच्छी ना रहे, उतनी ज़्यादा एनर्जी ना रहे, तो आज थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। पहला जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो होने वाला है क्वेश्चन आर एंड जीरो आर से रिलेटेड। देन वी विल डिस्कस अबाउट कोरल रीफ। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे फिर से आ गया ये, उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देन वी विल डिस्कस अबाउट श्री नारायण गुरु, ठीक है ना, कौन थे ये व्यक्ति, देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। फ्रेंड्स, हम अपनी एक सीरीज़ और चला रहे हैं जहाँ पर हम सारी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने इसको ऐड किया है, आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं हमारी, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, क्या होता है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये। ऑलराइट, देखेंगे ये क्यों न्यूज़ में आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, इट इज़ रिलेटेड विथ क्वेश्चन आर एंड जीरो आर, ठीक है। कंटेस्ट क्या हुआ है, देखिए, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट में जो आपका मानसून सेशन होता है उसमें से क्वेश्चन आर और ज़ीरो आर को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने रीज़न ये दिया है कि कोविड-19 के कारण जो पूरा पैंडेमिक चल रहा है उसको देखते हुए पार्लियामेंट का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि रिस्क कम रहे, ठीक है। ये रीज़न दिया है गवर्नमेंट ने। ऑलराइट, हम थोड़ा सा क्वेश्चन आर और जीरो आर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आर को कि क्वेश्चन आर होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन आर क्या होता है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का जो पहला आर होता है, यानी कि पहला जो घंटा होता है, उसे क्वेश्चन आर कहा जाता है, ठीक है, हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का, ठीक है। पहले ये जो हुआ करता था, ये पहले 11 से 12 के बीच में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन फिर 2014 में राज्यसभा में इसका जो टाइम है उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया, अब ये 12 बजे होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन आर में होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आर में जो मेंबर्स होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर से उन मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि बताइए आपने आपकी मिनिस्ट्री कैसा काम कर रही है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर से पूछे जाएं, अगर कोई प्राइवेट मेंबर है तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है, जो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं है वो सभी, उन्हीं सभी को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर। ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें और उसमें आंसर देना पड़ता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो देखिए, आपका एक पार्लियामेंट्री रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आर और जीरो आर को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आर से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन लेता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा में कौन लेगा, लोकसभा में आपका स्पीकर और राज्यसभा में आपका चेयरमैन, ठीक है। और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके स्टार्टेड क्वेश्चन होते हैं, एक अनस्टार्टेड क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्टार्टेड क्वेश्चंस में ओरल आंसर दिया जाता है, ठीक है ना, रिटर्न आंसर नहीं दिया जाता है, ओरल आंसर दिया जाता है। और अगर ओरल आंसर दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अनस्टार्टेड क्वेश्चन में रिटर्न आंसर मिलता है, ठीक है ना, आपको लिख के देंगे वो, तो लिख के देंगे तो फिर आप उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली ना बहुत शॉर्ट नोटिस पे पूछे जाते हैं, यानी कि उसके लिए जो नोटिस देना पड़ता है आपको, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना मिनिस्टर से, उनके लिए आपको ना एक नोटिस देना पड़ता है ऑलरेडी मिनिस्टर को, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको टाइम कम रहता है, आप 10 दिन के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो शॉर्ट नोटिस देकर, ठीक है। और ये आंसर जो होते हैं वो ओरली आंसर किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, इनकी फ्रिक्वेंसी अगर हम बात करें तो हर एक जो भी सेशन होता है, ठीक है ना, जितने भी सेशन लग रहे हैं पार्लियामेंट में, उस हर एक सेशन में इनको पूछा जाता है, ठीक है ना, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट, लेकिन दो ऐसी चीज़ें,
इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इनको सस्पेंड कर दिया जाता है नेचुरली, वो होते हैं जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। आपको पता होगा जब भी कोई नया सेशन होता है पार्लियामेंट का, ठीक है, या फिर नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है, तो जो फर्स्ट सेशन होता है या फिर ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है उसे गवर्नमेंट एड्रेस करता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आर कंडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा टाइम आता है जब फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं आपके, जब वो बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, तब भी क्वेश्चन आर नहीं पूछा जाता है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ज़ीरो आर क्या होता है, ठीक है। ज़ीरो आर से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था कि ज़ीरो आर जो है वो हमने कहाँ से विड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया है उसमें जो अलग अलग प्रोविज़न है वो हमने कहीं ना कहीं से विड्रॉ किए हैं, बट ये जो ज़ीरो आर है वो हमने कहीं और से विड्रॉ नहीं किया है। ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री का इनोवेशन है, ठीक है ना, यानी कि हमने खुद से ही इसको अडॉप्ट किया है। ऑलराइट, ज़ीरो आर में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि अब जो एमपीज़ हैं, वो जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड मिनिस्टर्स का जो ध्यान उन मैटर्स की तरफ खींचते हैं, ठीक है। वो उन्हें बोलते हैं कि यार आप लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मिनिस्टर किसी भी चीज़ से मिनिस्टर हो सकता है, उनका ध्यान एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर खींचने के लिए ज़ीरो आर रखा जाता है, ठीक है। ज़ीरो आर जो होता है वो आपके क्वेश्चन आर और आपका जो भी उस डे का एजेंडा हो, यानी कि जो भी उस दिन का इंपॉर्टेंट इवेंट हो पार्लियामेंट में, उसके बीच में होता है ज़ीरो आर, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, यानी कि जैसे आपका क्वेश्चन आर खत्म हुआ उसके बाद वाला जो एक घंटा होता है ना वो ज़ीरो आर के लिए होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो चलिए चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, इट इज़ रिलेटेड विथ डेथ कोरल रिलीफ, ठीक है ना। क्या कंटेस्ट है, तो देखिए कुछ आपके रिसर्चर्स हैं, कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है। इसके रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो आपकी डेथ कोरल रीफ्स हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं सी लाइफ को बजाय कि जिंदा कोरल रीफ्स के, ठीक है ना। यानी कि डेड कोरल रीफ्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़फुल्स होती हैं किन के लिए, एनिमल्स के लिए जो कि सी में पाए जाते हैं। किस प्रकार से ये काम करती हैं, देखिए जो आपकी डेड कोरल रीफ्स होती हैं वो सपोर्ट करते हैं क्रिप्टिक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, जो कि हिडन होते हैं। क्रिप्टिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो लोग ना बचते फिरते रहते हैं, ठीक है ना, जो कि बड़े बड़े प्रेडेटर्स होते हैं ना सी में, उनसे छुपने के लिए ये क्या करते हैं, जो छोटी फिशेस होती हैं, स्नेल वगैरह होते हैं, क्रैब्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इनमें आके छुप जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो आपके बड़े प्रेडेटर्स होते हैं वो इनको यहाँ पे आके ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वो बच जाते हैं। तो इस प्रकार से ही जो आपकी डेड कोरल लीव्स होती हैं ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कोरल लीव्स के बारे में, ये क्या होती हैं। तो आपने इनके बारे में बेसिक पढ़ा ही होगा। ये क्या होते हैं आपके, ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, एक स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है आपके कोरल लीव्स, ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक आपके होते हैं कोरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, और एक और एनिमल होता है आपका जिसे हम कहते हैं जूजेंथली, ठीक है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कोरल और जूजेंथली के बारे में। तो देखिए जो आपका कोरल होता है ना, ये क्या करता है, ये जो आपका सी वाटर में जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करता है सी वाटर से, ठीक है ना, और फिर ये अपने लिए एक शेल का निर्माण करता है, एक अपने लिए बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। ये बॉडी जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और ड्यूरेबल होती है। ऑलराइट, इसमें क्या होता है, ये जो आपका जूजेंथली होता है वो इसकी बॉडी में आके, जो इसने सेल तैयार किया है इसमें आके रहने लग जाता है, ठीक है। अब जूजेंथली क्या करता है ना, ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट पहुंचाते हैं। किस प्रकार से प्रॉफिट पहुंचाते हैं, देखिए जो जूजेंथली होता है उसको घर देता है कोरल, ठीक है ना, अच्छा खासा हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ पे ये सेफली रह सकता है। और जूजेंथली क्या करता है, जूजेंथली एक एल्गाई होती है, ये क्या करती है, ये फूड प्रोवाइड करती है कोरल्स को। ऑलराइट, ठीक है। ये जो एल्गाई होती है इसी के कारण अलग अलग आपको कलर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स ऐड करती है ये एल्गाई, किस में, आपके कोरल लीव्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कोरल्स के लिए। अब क्या होता है, ये जो है कोरल्स हैं ये 1% एरिया कवर करते हैं पूरे सी का, राइट, पूरे ओशियन का, ठीक है। इन कोरल्स को द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि लंग्स ऑफ द सी किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा लंग्स ऑफ द अर्थ हम बोलते हैं अमेजन फॉरेस्ट को, जो आपके अमेजन फॉरेस्ट हैं उनको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, वैसे ही लंग्स ऑफ
ओशियन किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है, जो कोरल लीव्स होती हैं आपकी, उनकी डेथ हो जाती हैं। वो डेड क्यों हो जाती हैं? देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि पॉपुलेशन वगैरह काफ़ी बढ़ गई है हमारी, तो क्या होता है उसके कारण पॉल्यूशन वगैरह भी बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जैसे ही इन एरियाज़ में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ी, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ा, तो जो आपकी जूजेंथली होता है उसको लगता है कि यार अब ये एरिया जो है वो रहने लायक नहीं रहा, ठीक है ना। आप भी किसी ऐसे एरिया के पास नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जूजेंथली जो होती है ना, वो इस कोरल को छोड़कर चली जाती हैं, ठीक है ना। ये इसको छोड़ के चली गई। अब ये जो कलर होता है, ब्यूटीफुल कलर्स जो होता है कोरल्स का, वो इन्हीं जूजेंथली के कारण होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जूजेंथली उनको छोड़ के गई, इनका कलर जो होता है ना वो फेड कर जाता है, धीरे धीरे करके ये ब्लैक एंड वाइट पड़ जाती हैं। इन्हीं को कहा जाता है डेथ ऑफ कोरल लीव्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेड ऑफ कोरल लीव्स के लिए, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव चले जा रहे हैं कोरल लीव्स के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें एक बहुत फेमस है द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ठीक है ना। अगला है द यूएस कोरल रीफ टास्क फोर्स, ठीक है ना। ये चलाए जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसकी हेल्प से, गुजरात फॉरेस्ट डेवलपमेंट की हेल्प से एक पूरा मिशन चला रहा है, जिसमें कोशिश की जा रही है एंड अटेम्प्ट अ प्रोसेस टू रिस्टोर कोरल रीफ यूजिंग बायोरॉक्स और मिनरल एक्सक्लेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कोरल लीव्स को रिकवर करने की बात की जा रही है, ठीक है, रिस्टोर करा जा रहा है। इंडिया में आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, वो कौन से आइलैंड है जो कोरल लीव से बने हुए हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा अलग अलग प्रकार के आइलैंड्स होते हैं, ठीक। तो इंडिया में दो बहुत फेमस आइलैंड है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वो आपका कोरल लीफ आइलैंड है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने को मिल जाएंगे लक्षद्वीप के आसपास, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल से रिलेटेड एक आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। क्या हुआ है, कंटेस्ट ये है कि 2009 में एक आपकी बहुत फेमस ऑब्जर्वेटरी है जिसे हम लीगो ऑब्जर्वेटरी कहते हैं इन शॉर्ट। इसका फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, यूएसए में। इसने क्या किया था, एक ब्लैक होल का जो है वो फोटो वगैरह ली थी, डिटेक्ट किया था ब्लैक होल को, ठीक है ना, वहाँ पर उससे निकलने वाली मेनली ग्रेविटेशनल वेव्स को, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत और रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ठीक है ना, ये थोड़ी सी एबनॉर्मल हैं। दीज वेव्स आर अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन टू ब्लैक होल बिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। ये जो पूरी वेव ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, इस पूरे ब्लैक होल के द्वारा, ये काफ़ी सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था, दो कोलिजन हुआ था दो अलग अलग ब्लैक होल्स का, ठीक है ना। तो आपकी ये ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हुई थी, उसको डिटेक्ट किया गया था लीगो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। समझ में आया, ठीक है। हम थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करते हैं, ये ब्लैक होल होता क्या है, ठीक है। देखिए ये होता है ना, एक एरिया होता है स्पेस में जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट भी उससे स्केप नहीं कर पाता। यानी कि अगर आप उसमें टॉर्च मारेंगे ना, तो वो लाइट ना उसके अंदर सबमर्ज कर दी जाएगी, आपको रोशनी नहीं दिखेगी वहाँ पर, ठीक है ना। इतना हैवी, इतनी स्ट्रांग इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कि कौन से साइंटिस्ट थे, तो इसको सबसे पहले जो है वो आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था 1950 में, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद आगे चल के 1960 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉन आर्कीबाल्ड वेलर, ठीक है। इन्होंने ये टर्म दी थी आपकी ब्लैक होल, ऑलराइट, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज प्रोवाइड की गई थी अलग अलग, तो उन्हीं को क्लियर करा गया लेटर ऑन चल के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। देखिए क्या हुआ था 2019 में, यानी कि लास्ट ईयर अप्रैल में, साइंटिस्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक कह सकते हैं हम कि एक बहुत ही अलग काम किया, ठीक है, और बहुत ही लैंडमार्क काम था। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, इस टेलीस्कोप की मदद से फर्स्ट एवर इमेज ली गई ब्लैक होल की, ठीक है ना। और अगर कहा जाए तो ब्लैक होल की इमेज नहीं, जबकि उसकी परछाई की इमेज ली गई, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ज़रा इसको थोड़ा होल्ड करके रखिए, परछाई क्यों, ठीक है ना, ब्लैक होल क्यों नहीं, ऑलराइट। थोड़ा इसको होल्ड करिए इस थॉट को अपने दिमाग में, ठीक है। क्या किया गया था,
एक टेलीस्कोप नहीं था, ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है ये 8 नहीं है, एक ही अकेला नहीं है, टोटल 8 टेलीस्कोप को मिलाकर ये बड़ा सा एक टेलीस्कोप बनाया गया था। और ये जो आपके 8 टेलीस्कोप है ना, ये वर्ल्ड के अलग अलग कोने में लोकेटेड थे, ठीक है। इनकी मदद से, इन सभी की मदद से इस ब्लैक होल की फ़ोटो ली गई। अब मैंने आपको बोला कि इसकी परछाई की फ़ोटो ली गई, ऑलराइट। देखिए क्या होता है ना कि फ़ोटो ले पाना ब्लैक होल की पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ब्लैक होल में लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। अगर आप यहाँ पर टॉर्च मारेंगे ना तब भी अंधेरा ही रहेगा, तो आप इसकी फ़ोटो कैसे ले पाओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या किया जाता है, इसके आसपास वाला जो शाइनी एरिया होता है ना, उसकी फ़ोटो ली जाती है, ठीक है ना। बीच में आपको ब्लैक होल दिख जाएगा क्योंकि आसपास तो लाइट है, जहाँ ब्लैक होल है वहाँ पे लाइट नहीं है। तो ये इस प्रकार की आपको फ़ोटो देखने को मिलती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स ना ये एक रीसेंट फिनोमेना है साइंटिस्ट के लिए, डिस्कवरी के लिए, ऑलराइट, ठीक है। ये कब फॉर्म होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स? तो अभी तक जो रिसर्च की गई उसमें पाया गया कि जब कोई एक बड़ा सा स्टार होता है आपका, जैसे कि सन आपका स्टार है, ठीक है ना, अगर ये एक्सप्लोड होगा, ठीक है ना, तो जब भी स्टार एक्सप्लोड होता है उसको सुपरनोवा कहा जाता है। जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोड होते हैं तब ये बहुत हैवी अमाउंट में ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, दो बिग स्टार्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि मान लीजिए एक ये सन है आपका, बहुत बड़ा स्टार है, और इसके पास में एक और किसी और गैलेक्सी का सन है। ये दोनों स्टार हैं, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है, आसपास में आ जाते हैं, तब ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है। या फिर दो ब्लैक होल्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं, तब ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज़ होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ऑलराइट, ठीक है। जो आपकी लिगो ऑब्जर्वेटरी है ये ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड करती है, उनको देखती है, ठीक है ना। जब भी ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह रिलीज़ होती हैं तो उनको स्टडी करने का काम लिगो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बता दिया था। कितने जीनियस व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने 100 साल पहले ही इस थ्योरी के बारे में बता दिया था, ठीक है। However, the first gravitational wave was actually detected by LIGO only in 2015, ठीक है। 2015 में पहली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर किया गया या फिर डिटेक्ट किया गया, ठीक है, लिगो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ऑलराइट। कहाँ पर है ये? यूएसए में, याद रखना है इतना आपको। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्या हुआ था, कंटेस्ट ये था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अनाउंस किया था उनकी इंडिपेंडेंट स्पीच में, ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन लेकर आया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो होगा वो एम करेगा दोनों जगह, रिवर की डॉल्फिन्स पर भी और मैराइन डॉल्फिन्स पर भी, ऑलराइट, ठीक है ना। आपको ना ऐसा एक स्टेटमेंट मिल जाएगा यूपीएससी के क्वेश्चन में कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन एम्फेसिस ओनली ऑन रिवर डॉल्फिन, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों पे करता है, मैराइन डॉल्फिन्स पर भी और रिवर डॉल्फिन्स पर भी, ऑलराइट। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन्स है वो लाया जाएगा आपके प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया इंडिया में, उससे क्या हुआ, टाइगर्स की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है ना। उसी तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन्स चलाया जाएगा जिससे कि डॉल्फिन्स की जो नंबर है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, ऑलराइट, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका लेके आया गया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया था दिसंबर 2019 में, जब नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ पर इस मिशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया था। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसके हेड कौन करता है उसको, तो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड करते हैं, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है आपका वो हेड करता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट चलेगा इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, ठीक है। हम डॉल्फिन्स के बारे में डिस्कस करें, और कौन सी डॉल्फिन्स, गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2015 में, बहुत ही मतलब आपके ज्ञान को चैलेंज करने वाला क्वेश्चन, शर्म आ जाए आपको उस क्वेश्चन को पढ़कर, कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है, ठीक है, ऑलराइट। ये क्वेश्चन पूछा था, कौन है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडिया के नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है,
प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं इनके, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इनका। देखिए जितनी भी गैंगेटिक डॉल्फिन्स होती हैं वो जनरली ब्लाइंड होती हैं, ठीक है, देख नहीं पाती हैं वो। तो वो क्या करती हैं ना, जो भी उनके प्रे वगैरह होते हैं जिनको उनको पकड़ना होता है, खाना वगैरह होता है, उसके क्या करती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू उनको डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को कहा जाता है सुसु, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इनकी, कहाँ पाई जाती हैं ये, तो देखिए ये आपके पर्टिकुलरली तो गंगा डॉल्फिन है, तो गंगा की रिवर जो है उसमें पाई जाती हैं। गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जितनी भी नहीं, कुछ ट्रिब्यूटरीज़ में पाई जाती हैं, ठीक है, सभी ट्रिब्यूटरीज़ में नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर, कर्णापुली, सांगू रिवर, इन सब रिवर सिस्टम में ये पाई जाती हैं, ऑलराइट। हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो इंडिया का जो एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके फर्स्ट शेड्यूल में ये मेंशन है, ऑलराइट। कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम इस एक्ट को, ठीक है ना। फर्स्ट शेड्यूल, टोटल कितने 6 शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, ऑलराइट। अगला जो आपका IUCN है, ठीक है ना, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक है ना, खतरे के निशान पर हैं। फिर ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, यानी कि मोस्ट एंडेंजर्ड, किसके, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो आपकी साइट कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। और अपेंडिक्स 2 में रखा गया है इनको माइग्रेटरी स्पीशीज़ दैट नीड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, CMS, इसके अपेंडिक्स 2 में रखे गए हैं, ऑलराइट। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है श्री नारायण गुरु से रिलेटेड, ठीक है ना। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली 2 सितंबर को इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, ऑलराइट। जो आपके नारायण गुरु थे ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। ये कौन से एरिया में एक्टिव थे, तो आपको याद रखना है ये केरला में एक्टिव थे, ठीक है ना, यानी कि सदर्न इंडिया के ये एक रिफॉर्मर हैं, ऑलराइट, ठीक है। ये एक इज़हावा फैमिली में बॉर्न हुए थे, जिनके कारण इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन एज अ चाइल्ड देखना पड़ा, फेस करना पड़ा, ठीक है। तो ये सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, कास्ट रिटर्न सोसाइटी के खिलाफ खड़े हुए, ठीक है ना, इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रही हैं। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने केरला में एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने कोशिश की गई कि लोगों का जो पर्सपेक्टिव उसे चेंज किया जाए, जो उनकी स्पिरिचुअल फ्रीडम और सोशल इक्वालिटी है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इन्होंने अपना मेन इन्फेसिस किया स्पिरिचुअल एंड सोशल अपलिफ्टिंग पर। जो हिंदुज़म में वर्ण सिस्टम होता है ना, उसके ये अगेंस्ट थे, ठीक है ना। इनका मानना था कि यार ये जो आप भेदभाव करते हो ना जन्म के आधार पर, ये गलत है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भी इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। इन द प्रोसेस ही डिनाउंस द सुपरस्टिशन दैट क्लाउडेड द फंडामेंटल हिंदू कल्चर कन्वेंशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना, हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इन्होंने फोकस किया वननेस के ऊपर, ठीक है ना, एकवादवाद, ठीक है ना। ये वननेस जो ना, ये इनको पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी ऑफ फिलोसफी में आते हैं आपके, अलग अलग फिलोसफी होती हैं, एकावाद, द्वैतावाद, ठीक है। क्या होती हैं ये फिलोसफीज़, कौन थे इनके जो जिन्होंने इन फिलोसफी को फॉलो किया, अनेकावाद, ठीक है, जैनिज़्म की एक बहुत अच्छी फिलोसफी है ना। तो इनको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कौन सी फिलोसफी को मानते थे, वननेस, है ना, एकादवाद, ठीक है। इन्होंने एक जो है एक टेम्पल में आपका अरावीपुरम टेम्पल जो है केरला में, वहाँ पे जो शिव की मूर्ति है उसको स्थापित किया था इन्होंने, कब, 1888 में, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि जो गॉड की इमेज को मंदिर में रखने का जो काम है वो सिर्फ ब्राह्मण्स नहीं कर सकते, उनकी मोनोपोली नहीं है, दूसरे लोगों को भी अधिकार है, ठीक है ना, भगवान की पूजा करने का, उनकी मूर्ति को स्थापित करने का। और इस पूरे इवेंट को अरावीपुरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ऑलराइट। आगे हम डिस्कस करें तो इन्होंने एक टेम्पल और बनाया था कालावनकोड में, ठीक है ना। वहाँ पर उन्होंने मिरर रखे थे, जहाँ पे भगवान रखा जाता है ना, वहाँ पे मिरर रखा था, जो इस बात को बताता था, जब भी आप मंदिर में एंटर करेंगे तो आप मिरर देखेंगे तो वहाँ पे आप अपने आप को पाएंगे। तो बताता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक डिवाइन पावर मौजूद है, ठीक है ना। डिवाइन पावर जैसे हम ऑफनली गॉड से रिलेट करते हैं, तो भगवान हम सभी के अंदर है, ऐसा ये कहते थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है इतवाता आश्रम फॉर्म किया था, कहाँ पर, कलाडी में, ऑलराइट, ठीक है। इन्होंने
ही आल्सो लेंट हिज सपोर्ट, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था एक वैकोम सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वैकोम सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, कौन थे इसके कर्ता धर्ता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर यूपीएससी ने इसके ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना। महात्मा गांधी, जब इन्होंने ये सपोर्ट वगैरह चल रहा था, वैकॉम सत्याग्रह चल रहा था, उस दौरान महात्मा गांधी भी इनसे मिले थे। ठीक है, महात्मा गांधी की इनसे मुलाकात हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि महात्मा गांधी नेवर मैट गुरु। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, महात्मा गांधी इनसे मिल चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मैनी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क, इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है इनका वो है आत्मोपदेशा सतकाम। ठीक है, जो इन्होंने लिखा था, कब कंपाइल किया था, इसको पूरा ख़त्म किया था 1897 में। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 से रिलेटेड। ठीक है ना, हमारी इंडेक्सेस और रिपोर्ट की एक सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे हम सारी जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उससे रिलेटेड हमने लेक्चर्स वहाँ पर डाले हैं। आप उसे प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ना वहाँ पे कंपाइल करके आपके लिए दे दी गई हैं। ऑलराइट, तो उसी में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। ये इस तरह का 13th एडिशन है। ठीक है ना इसका। ऑलराइट, ये इंडेक्स इज़ अ लीडिंग रेफरेंस फॉर मेजर एंड इकोनॉमी इनोवेशन परफॉर्मेंस। नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबल इनोवेशन। ठीक है ना, तो ये बताता है कि इस इकोनॉमी में कितना इनोवेशन वगैरह, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री में इनोवेशन की तरफ कितना बूस्ट मिला है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर इसे पब्लिश करती हैं। उसमें एक सबसे पहले है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यूएसए की यूनिवर्सिटी है, इंसेट, और अगली है आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको पब्लिश करती हैं। ठीक है, इस साल की थीम क्या थी, हु विल फाइनेंस इनोवेशन, ये इस साल की थीम थी। ठीक है, कोविड-19 के दौरान में क्या क्या इनोवेशन वगैरह लाई गई हैं, इसको ये फोकस करता है। और अभी जो इस साल जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उन सबकी थीम जो है मोस्टली ना वो कोविड से रिलेटेड है। ठीक है ना, टॉप 5 हम कंट्रीज़ की बात करें तो हमेशा की तरह स्विट्ज़रलैंड ने इसमें टॉप किया है, फिर स्वीडन है, यूएसए है, यूके है, नीदरलैंड्स हैं जो इनोवेशन रैंकिंग में बहुत आगे हैं। ठीक है, आपको अगर कभी मौका मिले ना तो स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट को सर्च कीजिएगा। ठीक है ना, कि स्विट्ज़रलैंड का जो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है ना वो किस तरह से किया गया है। ऑलराइट, आप ना फ़ैन हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस रिपोर्ट में तो इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। ठीक है ना, इंडिया क्लाइम कर गया है 4 स्टेप्स, यानी कि 4 स्टेप्स ऊपर आ गया और 48th रैंक पर आ गया है। ठीक है, लास्ट ईयर हम 42nd पर थे। ठीक है ना, इंडिया की सदर्न एशिया में सबसे अच्छी रैंकिंग रही है। ठीक है, इंडिया जो है काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। कौन सा रैंक में, देखो देखिए जो इंडिकेटर्स हैं, टॉप 15 इंडिकेटर्स में सच एस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड R&D इंसेंटिव ग्लोबल कंपनीज, इन सब में इंडिया की रैंकिंग जो है काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स दे दिए जिनके आधार पर ये पूरा बनाया जाता है। ठीक है ना, कैटेगरी अगर हम वाइज करें तो नॉलेज एंड टेक आउटपुट, ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इसकी। ठीक है ना, मार्केट सोफिस्टिकेशन, ठीक है, फिर है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है ना, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, फिर है आपका ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, क्रिएटिव आउटपुट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला एक छोटा सा आर्टिकल जो कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, कंटेंट समझ लीजिए आप, बहुत ईजी सा आर्टिकल है। देखिए क्या हुआ ना, अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो एक जस्टिस हैं आपके, उन्होंने अपने आप को रिटेन कर लिया, यानी कि अपने आप को हटा लिया। एक जो प्रोसीडिंग चल रही है किसके अगेंस्ट, एक एंटिसिपेटरी बेल लाई गई थी। ठीक है ना, एंटिसिपेटरी बेल लाई गई थी किसके द्वारा, एक फॉर्मर पंजाब डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है ना, सुमीत सिंह सैनी, उनके द्वारा। तो उस जो पूरी प्रोसीडिंग थी उससे अपने आप को दूर कर लिया। ठीक है ना, और उन्होंने ये जो है मैटर रेफ़र कर दिया चीफ जस्टिस को। ठीक है ना, लिस्टिंग के लिए। ऑलराइट, तो अब हुआ क्या, कंटेस्ट क्या है, क्या होता है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और रिक्यूज़ल। ठीक है ना, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को ही हम रिक्यूज़ल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई जज अपने आप को किसी केस से हटा लेता है ना, आपको पता होगा जब भी कोई केस चलता है तो अलग अलग बेंचेस बनती हैं। ठीक है,
तो कोई किसी एक जज को केस दे दिया जाता है, कोई भी केस चल रहा है, तो अब जज को अगर ऐसा लगता है कि ये जो केस है, ये केस में उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो अब क्या करता है, अपने आप को उस केस से हटा लेता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मान लीजिए वो जो जज, जो केस उसके सामने आया, वो जो भी पर्सन था जिससे रिलेटेड वो केस था, वो जज का कोई रिश्तेदार हो, तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, ठीक है ना। जज क्या करेगा, अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ केस तो जजमेंट तो ना सुनाएगा। तो जजेस क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, अपने आप को दूर कर लेते हैं, ठीक है ना, कि यार भैया हम देख ही नहीं रहे हैं मैटर, आप ही लोग देख लो, ठीक है ना, कोई किसी और को देख दो जो इस मैटर को डील कर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार के काम जजेस करते हैं। और भी कई अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं अपने आप को रिक्रूजल करने के। मान लीजिए कि जो लॉयर है जो केस लड़ रहा है, उसने और जज में कभी पुराने टाइम पे वो लोग दोस्त रहे हों, ठीक है ना। तो ऐसे कई और केसेस होते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो जजेस क्या करते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं केसेस से। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है ना। ये जज की खुद की अंदर की इंटीग्रिटी होती है, ठीक है ना, जो उनको ये इस प्रकार के जो यूनिक काम होते हैं वो करने पर मोटिवेट करती है। ऑलराइट, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, एजेंसी है ये, एनर्जी से रिलेटेड, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। कंटेस्ट क्या है, देखिए अभी ना ईरान ने क्या किया ना, ईरान के ऊपर बहुत सारा मैटर चल रहा था, ठीक है। आपको पता होगा यूएसए ईरान के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, उससे यूएसए बाहर आ गया था, ईरान के ऊपर सैंक्शन काफ़ी लग गए थे, ठीक है ना। तो ईरान ने क्या बोला है, ईरान ने इस एजेंसी को परमिशन दे दी है कि भैया आप जो है हमारे यहाँ पर आके चेक कर लो कि हम जो हैं वो न्यूक्लियर एक्टिविटी में कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हम लोग अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनके बारे में हमने बताया नहीं है किसी को, तो आप आके चेक कर लो। तो ये परमिशन ईरान ने दे दी है, ठीक है। देखिए ईरान के ऊपर ना, ईरान को परमिशन दी गई थी एक्चुअली ना, ईरान की और बाकी जो आपके कंट्रीज़ है जैसे यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया, इनके बीच ना एक डील साइन हुई थी 2015 में, ठीक है ना, 2015, हाँ 2015 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, पेरिस डील जो हुई थी आपकी 2015 में, ठीक है। इसमें ये साइन हुआ, इसमें ये बात की गई थी कि हम थोड़ी बहुत जो है पावर जो है ईरान को दे देंगे, थोड़ी बहुत ईरान जो है अपना कभी भी वेपनाइजेशन के तौर पर नहीं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कर सकता है एज जनरेटिंग एनर्जी, ठीक है। वेपनाइजेशन की परमिशन ऐसे कम ही दी जाती है, ऑलराइट, ठीक है ना। तो ऐसी परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, यूएसए को ऐसा लगा कि ये जो हो सकता है ईरान जो है वो यूज़ कर रहा है वेपन क्रिएशन के लिए, ठीक है ना। अनआइडेंटिफाइड जगह हैं, ठीक है ना, लोकेशंस हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और वहाँ पर ये वेपन्स वगैरह बना रहा है, ठीक है ना। कैपेसिटी दे दी गई थी, ठीक है ना। ईरान को बोला गया था कि आप जो हैं वो 202.8 ग्राम से ज़्यादा का पाइल अप, ठीक है ना, अगर आप वेपन्स वगैरह भी बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा का वेपन्स आप एटॉमिक एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना, एटॉमिक वेपन्स नहीं बना सकते इससे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर आरोप ये लगे ईरान के ऊपर कि ईरान जो है इससे ज़्यादा का स्टॉक ईरान ने अपने ऊपर तैयार कर लिया है, अपने बना लिया है, ठीक है। तो अब ईरान ने परमिशन दे दी है, ठीक है। हम इस एजेंसी के बारे में डिस्कस करें, ठीक है ना, तो ये क्या है, वर्ल्ड की एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में। ये जो यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसीज़ हैं, ठीक है ना, उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फैमिली का एक पार्ट है ये, ठीक है। ये किसको रिपोर्ट देता है, तो ये रिपोर्ट करता है अपनी यूनाइटेड नेशन ग्रीन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसको, उन दोनों को ये रिपोर्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, वही बेसिक से फंक्शन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लोगों के बीच में हारमोनी वगैरह बना के रखी जाए, ठीक है ना। पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पीसफुल यूज़ करो आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। सीक टू प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहेबिट इट्स यूज़ फॉर एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन, ठीक है ना। कोशिश करता है कि जो भी आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं, ठीक है ना, पीसफुल यूज़ करें न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अगर हम गवर्निंग बॉडी की बात करें तो 22 मेंबर्स होते हैं इसके, ठीक है ना। और एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। रोटेशनल बेसिस पर लोगों को मेंबरशिप दी जाती है, अलग अलग कंट्रीज़ को, लोगों का मतलब है कंट्रीज़ से, ठीक है ना, अलग कंट्रीज़ को रोटेशनल बेसिस पर इसमें मेंबरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। एटलीस्ट 10 मेंबर्स स्टेट नॉमिनेटेड बाय आउट गोइंग बोर्ड, ऑलराइट, ठीक है ना। बोर्ड मेंबर कैन रिसीव 1 बोर्ड, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, और क्या एडिशनल काम करता है, तो रिकमेंडेशन देता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन
AIAEA एक्टिविटीज़ एंड बजट, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पब्लिश करता है ये अपने खुद के, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आउट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ACII, ठीक है, AIAEA, ठीक है। अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूवल, ऑलराइट। ये कुछ उसके एडिशनल फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। तबीयत थोड़ी ठीक ना होने के कारण आज हम उतनी एनर्जी के साथ इसको डिस्कस नहीं कर पाए। और एक और चीज़, सारे आर्टिकल्स कवर नहीं हुए हैं तीनों दिनों के, ठीक है ना। एक दो आर्टिकल्स आपके जो इंपॉर्टेंट है वो बाकी रह गए हैं, तो हम उन्हें आने वाले लेक्चर्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका GDP के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल से पूरा कंपाइल करके उन्हें एक कंटेंट तैयार किया है, ठीक है ना। तो उसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे, जिस दिन हमारे पास थोड़े आर्टिकल्स कम होते हैं जनरल डिस्कशन के लिए, ऑलराइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना, कि क्या आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें जो उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।